हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के संबंध में श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ जीएस के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि आपके रिवीजन का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि अब 1 महीने से भी कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो आप किस तरीके से पढ़ाई करें, इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी। पर अब आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होंगे। कैसे प्रश्न आए हैं, ये सारे चीज़ें आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मानक समय क्या होता है। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है किसी देशांतर का सूर्य के अनुसार समय, देश के लगभग बीच से गुजरने वाला देशांतर का स्थानीय समय, ग्रीनविच औसत का समय, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि मानक समय की जब हम बात करते हैं तो ये देश के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय मान होता है। यानी कि जो मानक समय होता है वो किसी भी देश, यानी भारत हो गया, या आप किसी भी महाद्वीप के किसी भी देश की बात करते हैं तो उस देश के लगभग बीच से गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय जो होता है उसे हम मानक समय कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बता देती हूँ। यहाँ पर हम एक ग्लोब की बात करते हैं। इसके ठीक बीचों बीच जो रेखा जाती है उसे हम जीरो, इक्वेटर या विषुवत रेखा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो भारत की अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से है। यानी कि अगर हम भारत को ऐसे, अगर हम पूरे गोलार्ध को ऐसे बांट दें तो हमारा, अगर भारत की स्थिति कभी कभी आपसे पूछ लेती है कि पूरे गोलार्ध में या पूरे ग्लोब में भारत की स्थिति बताइए, तो आप बताएंगे कि आपको पता है कि ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो आप बताएंगे कि, और ये उत्तर है, तो आप बताएंगे कि हमारा भारत जो है वो उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये दक्षिण में नहीं आता है और ना ही पश्चिम में आता है। तो आप ध्यान से समझिएगा, उत्तर पूर्वी में स्थित है हमारा भारत। अब मानक समय आपको बता दी हूँ कि किसी भी देश के बीच गुजरने वाले देशांतर का स्थानीय समय क्या होता है उसे हम मानक समय कहते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त प्रथम, और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ह्वेनसांग की अगर बात करते हैं तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ध्यान रखिएगा, अगर ह्वेनसांग की अगर हम बात करते हैं तो हर्षवर्धन और हर्ष की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि इसकी एक पुस्तक है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और उसमें उसने बताया था कि हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष क्या करता था, बहुत बड़ा यज्ञ करता था और उसमें बहुत ज़्यादा दान दिया करता था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ह्वेनसांग की अगर हम बात करते हैं तो चूंकि चीनी यात्री था और इसने अपनी पुस्तक में हर्षचरित नामक एक इसने पुस्तक लिखी थी जिसमें इसने हर्षवर्धन का ही वर्णन किया है। उसकी राज्य की स्थिति क्या थी, उसके समय में किस तरीके से लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे, किस तरीके से कारोबार करते थे, राजनीति के बारे में पूरी तरीके से जितने भी एक भी पक्ष को। चूंकि ह्वेनसांग की अगर हम बात करें तो ह्वेनसांग चूंकि वहाँ उस समय, जिस समय जब हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो उसने खुद भी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। तो उसने बौद्ध धर्म के बारे में और तत्कालीन लोगों की राजा के प्रति क्या सोच थी, कैसे लोग खुश थे, कैसे खुशहाल समृद्ध थे, ये सारी चीज़ों के बारे में उसने वर्णन किया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि किसके शासनकाल में आया, आप बताएंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं तो गुप्त वंश से संबंधित था। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो विक्रमादित्य की उपाधि से धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ध्यान रखिएगा। वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का था, और आपको पता है कि इसी ने चाणक्य के साथ मिल करके मौर्य वंश की स्थापना की थी, घनानंद को हराकर। ध्यान रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है। विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत। तो आपको पता है कि शक संवत पर भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। शक संवत के आधार पर हम भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग निकालते हैं वो शक संवत पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी मैंने आपको बताया कि विक्रम संवत की जो शुरुआत होती है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर 319 से गुप्त संवत, यानी जब से गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है तो उस समय से गुप्त संवत का माना जाता है, यानी उसी आधार पर हम गुप्त का प्रारंभ मानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भारत का राष्ट्रीय पंचांग, तो यहाँ पर शक संवत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी विपिन चंद्र पाल। तो ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें CR दास का नाम इंपॉर्टेंट है। चूंकि ऑप्शन में आपके CR दास नहीं दिया है तो आप टिक करेंगे मोतीलाल नेहरू पे, ठीक है, क्योंकि CR दास के साथ मोतीलाल नेहरू भी थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब स्वराज पार्टी की स्थापना की अगर बात करते हैं तो उससे पहले महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बेलगांव अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन बने थे, अध्यक्ष कौन बने थे, महात्मा गांधी। उसके बाद से होती है मोतीलाल नेहरू, CR दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। तो अगर ऑप्शन में CR दास होगा तो आंसर आपका CR दास होगा, नहीं तो मोतीलाल नेहरू होगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते ही, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं विपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे, और आपको पता है कि सूरत में कांग्रेस का था वो फूट पड़ती है और कांग्रेस का बंटवारा होता है गरम दल और नरम दल में, ध्यान रखिएगा, गरम दल और नरम दल में होता है। जो गरमवादी होते हैं यानी जो कट्टरपंथी होते हैं वो कहते हैं कि हमें अंग्रेजों से आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी, बल्कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद ब खुद लड़ाई करनी होगी, उसका विरोध करना पड़ेगा। जबकि नरम दल के जो नेता होते थे वो कहते थे कि नहीं, हम मारपीट के माध्यम से नहीं बल्कि शांति से अहिंसा करके हम क्या करके हम बहुत ही मतलब सभाएं करके शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा करके ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो विपिन चंद्र पाल का नाम जो है वो गरमपंथी दल में आता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का विभाजन कब होता है तो सूरत अधिवेशन में होता है। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1905 में जो है वो बंगाल विभाजन होता है और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन होता है। तो स्वदेशी आंदोलन किस तरीके से चलाया जाए, यानी चलाने के तरीके को लेकर गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है कांग्रेस का। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, भारत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के में लखनऊ में मतलब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे सन 1916, 1918, 1914 और 1942। ठीक, मैं आपको पहले बता दी थी कि 1907 में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर विभाजन की बात पूछी जाए तो आप बताएंगे कि विभाजन कब होता है, 1907 में। ठीक, गरम दल और नरम दल में। और वहीं पर अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, जो एकमत हो जाते हैं, वो होता है लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में 1916 में, इसका आंसर हो जाएगा 1916, जिसमें मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के साथ क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, यानी दोनों क्या हो गए, एक हो गए थे। तो विभाजन कब हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन में। और कब एक हो गए, जिसमें मुस्लिम लीग भी साथ हो गए, यानी गरम दल नरम दल भी एक हुए और कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी साथ हुई। वो थी हमारा 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। किस क्रिया के द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? ए प्रकाश संश्लेषण, 2 आयनीकरण, सी न्यूट्रिशन और डी डिफ्यूजन। देखिए, पौधे आपको पता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं और स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जिसमें अगर धातु की बात पूछी जाए, जो देखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, वहां पर धातु में बात हो जाएगी मैग्नीशियम की। ठीक, वहीं पर ग्लूकोज का भी निर्माण होता है, यानी भोजन के रूप में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, यानी भोजन जो होता है वो ग्लूकोज होता है, ध्यान रखिएगा। वहीं पर मैग्नीशियम धातु बनती है, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। ये सारा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन, सूर्य जो होते हैं, सूर्य से प्रकाश ले करके क्लोरोफिल की मदद से पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पहला आधुनिक ग्रह किसको कहा जाता है, यह नहीं है यहाँ पर, पहला आधुनिक ग्रह
किसे कहा जाता है? ए अरुण, शनि, बुध, शुक्र। तो देखिए पहला आधुनिक ग्रह कहा जाता है अरुण को। मैं आपको बता देती हूँ कि 8 ग्रह हैं वर्तमान में। पहले इन ग्रहों की संख्या थी 9। यहाँ पर यम को उठा करके इनको 9वां जो ग्रह था यम, इसको उठा करके अब बौने ग्रह या क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। इसको रखने का कारण ये था कि ग्रह की जो कंडीशन होती है, यानी कुछ ऐसे मानक निर्धारित किए जाते हैं जिनके कारण हम ग्रहों को ग्रह कहते हैं। तो यम जो है उन सारे मानक पर पूरा नहीं उतर रहा था, यानी इसका जो परिक्रमा करने का जो समय था और जो परिक्रमा करने का जो मानक तैयार किया गया था, उससे दूसरे ग्रह भी क्या हो रहे थे? प्रभावित हो रहे थे। इस कारण इसे निकाल करके ग्रह की श्रेणी से इसे निकाल कर बौने ग्रह या क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। 8वां वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण, यम। अरुण, वरुण यानी 8 तक है। यम 9वां था जिसे हटा दिया गया। अब यहाँ पर पहला आधुनिक ग्रह किसे कहते हैं? तो अरुण को कहते हैं। वहीं पर अरुण और शुक्र, यानी ये अरुण और शुक्र की जो बात करें तो देखिए सारे ग्रह जो होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्र, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्र लगाते हैं, लेकिन ये 2 ग्रह जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। यानी जो आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि 8 ग्रह में से कौन ऐसे 2 ग्रह हैं जो विपरीत चक्कर लगाते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे अरुण और शुक्र। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अरुण और शुक्र जो होते हैं वो विपरीत चक्कर लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर सूर्य, आपको पता है सूर्य के ही चारों तरफ सारे ग्रह जो होते हैं वो परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं पर इन्हें यानी सूर्य के बिल्कुल नियरेस्ट 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह, उसके बाद वाले ग्रहों को बाह्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन पे देख लेते हैं, किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी सहित अन्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ग्रहों की संख्या यहाँ पर आप मानिए ऐसे, ग्रह की संख्या हो गई 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर मान लीजिए 8, ये ग्रह हो गए। और यहाँ पर ये सब भी जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और आपको पता है कि सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो होता है हमारा बुध, ध्यान रखिए। और सबसे बड़ा ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। वहीं पर सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह होता है वो होता है बुध। और यहाँ पे 9वां ग्रह यम था जिसे हटा दिया गया, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन दिया है कि इसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी सहित, यानी पृथ्वी सहित अन्य सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये सिद्ध किया था कोपरनिकस ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी सहित जो है और भी बहुत से ऐसे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, बौने ग्रह हैं, जो सूर्य का चक्कर क्या लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और इस बात को प्रमाण की सिद्ध किया था सबसे पहले कोपरनिकस ने, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यगण, लोकसभा के सदस्यगण, संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण, राज्य विधानसभाओं के सदस्यगण। तो इसका आंसर हो जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा उपराष्ट्रपति के बारे में जान जाते हैं। आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति जो होता है संसद का निर्माण करता है। संसद के निर्माण के लिए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलकर के, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद का निर्माण होता है, ठीक। अब राष्ट्रपति, आपको पता है कि भारत का पहला अधिकारी होता है, यानी भारत का प्रथम नागरिक की अगर बात करें वो होता है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति को ऐसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार, विशेष अधिकार दिए गए हैं जो उसे भारत का प्रथम नागरिक बताता है। क्या है इसका रीजन? इसका रीजन ये है कि राष्ट्रपति जो है वो कार्य करता है कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए, जैसे कि किसी मंत्रिमंडल के अतिरिक्त बहुत से ऐसे विशेष कार्य दिए गए हैं जो भारत के संविधान में सिर्फ और सिर्फ किसके हैं? राष्ट्रपति के। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति हो गया, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार या उसके कार्य को देख रेख का समस्त जो शक्ति होती है वो उपराष्ट्रपति के पास होती है। और आपको पता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जबकि राज्यसभा का सभापति जैसा पद जो है वो ही बना है उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति के जैसा कोई विशेष पद हमारे संविधान में नहीं दिया हुआ है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण इसके चुनाव कराते हैं उपराष्ट्रपति के। वहीं पर राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो
उसमें दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी आप मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, उसमें मनोनीत सदस्य का भी देता है, जबकि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसका रीजन यह है कि राष्ट्रपति स्वयं क्या करता है, 12 सदस्यों को मनोनयन करता है, जो लोकसभा में 2 थी जिसे अब हटा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, यही रीजन है कि मनोनीत सदस्य नहीं बल्कि निर्वाचित सदस्य ही, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वहीं पर उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये इसका जो पद होता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, जो अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च सदन होता है राज्यसभा, आपको पता है, और लोकसभा होता है वो निम्न सदन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी उप सभापति की अगर बात करें तो वही हमारा होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का कोई विशेष पद हमारे संविधान में नहीं दिया, बल्कि इसका पद दिया है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। तो इसको जो तनख्वाह या वेतन जो मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है? ए बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि। आपको मैंने बताया था कि बुध के सूर्य के सबसे ज्यादा निकट जो है वो है बुध। 8 है ग्रहों की संख्या, जिसमें से यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है और ग्रह बृहस्पति ग्रह जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर छल्ले वाले जो ग्रह होते हैं वो शनि के में भी छल्ले देखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर बुध की अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है, वो हो गया बुध। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, वर्ष 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज की मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी ने। तो यहाँ पर 1906 में आप पहले ये जानते रहिए कि 1906 का जो अधिवेशन हुआ था वो किस में हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, यहाँ पर अध्यक्षता दी है, लेकिन स्वराज की मांग इसमें सबसे पहले प्रस्तुत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। यानी इसका आंसर आप 2 चीजें ध्यान रखते हैं कि वर्ष 1906 में कलकत्ता में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, कलकत्ता में 1906 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसमें स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? मार्गरेट नोबल, मैडम कामा, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर कस्तूरबा गांधी के बारे में बात करें तो ये गांधी जी की पत्नी थी, जिन्होंने गांधी जी के स्वतंत्रता संघर्ष में अपना भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वहीं पर सरोजिनी नायडू, ये स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल के रूप में पहली महिला राज्यपाल के रूप में इनका नाम जाना जाता है। ये और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा, इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाता है क्योंकि ये प्रथम राज्यपाल के रूप में, प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जानी जाती हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? बढ़ जाता है, नष्ट हो जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है? तो देखिए, अगर किसी चुंबक को हम बहुत देर तक गर्म करेंगे तो उसका प्रभाव जो होगा वो नष्ट हो जाएगा, घटेगा या अप्रभावित रहेगा? तो ये नष्ट हो जाता है। किसी भी चुंबक को अगर बहुत देर तक गर्म करेंगे तो उसके चुंबकत्व क्या होगा? असर क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती? बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीना में। आपको पता है कि यूरिया की अधिकतम जो मात्रा पाई जाती है वो होती है मनुष्य के मूत्र में। और आपको पता है कि मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। ये नाम आप जानते रहिएगा, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। और यही कारण है, ये यूरिया की ही अधिक मात्रा होने के कारण आप क्या होता है, जब कोई व्यक्ति जो है बाथरूम में जाता है और जब मूत्र निर्वहन करता है तो उसके थोड़े देर बाद जो उसमें गंधक सी महसूस होने लगती है, वो इसी वजह से होती है, यूरिया। क्योंकि अमोनिया जो होता है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है और इसी यूरिया के वजह से जो होता है वो मूत्र क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मेल करने लगता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए और
भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूरिया की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है, वो होती है मूत्र में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल। तो आपको पता है कि केसर जो है वो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, वहां पर इसका उत्पादन सबसे अधिक माना जाता है। भारत में सर्वाधिक केसर की जो प्रजाति है, नई प्रजाति या पुरानी प्रजाति या गौड़ प्रजाति, ये सारी सब जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और आपको पता है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसी में 2019 में वहाँ 370 धारा हटने की वजह से अब ये जम्मू कश्मीर जो होता है वो यूटी के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, केसर का सबसे अधिक उत्पादन यहीं पर होता है। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन है, बजट घाटा का अर्थ होता है राजस्व प्राप्तियों के ऊपर कुल खर्च किए जिसमें ऋण भी शामिल हो, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व खर्च का अंतर, वित्तीय घाटे में ब्याज भुगतान घटाने पर, और कुल प्राप्तियों और कुल खर्च में अंतर। तो बजट घाटा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो तरीके का आपको देखने को मिलता है। एक राजस्व प्राप्ति एवं राजस्व खर्च का अंतर, पहली चीज, और दूसरा कुल प्राप्तियों और कुल खर्च में अंतर। इसी दो में से आंसर आपका होगा, एक हो जाएगा आपका राजस्व प्राप्तियों और राजस्व खर्च का अंतर जो होता है कि मतलब कितना प्राप्त हुआ और कितना खर्च हुआ, इन दोनों का अंतर जो होता है वो बजट घाटा होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इसमें जो है बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये ऑप्शन ही आपका सही माना जाता है, पर किसी एक विशेष प्रश्न आया हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें इसका आंसर ये माना गया था, यानी कुल प्राप्तियों और कुल खर्च में अंतर। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखते रहिएगा। दोनों ऑप्शन नहीं देंगे तो या तो राजस्व प्राप्ति कि राज्य का क्या प्राप्ति है और राजस्व खर्च का क्या अंतर है ये, या कुल प्राप्ति और कुल खर्च में अंतर। तो अगर सेशन आज का आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समय बहुत कम बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ने का समय ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। तो अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।